नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 53 के साथ, जिसमें आप मौर्य काल का आज भाग 7 देखेंगे, भाग नंबर 7, और इसमें बात करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसके पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं मौर्य काल का राजनीतिक जीवन, जिसमें चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक का बेटा कुणाल का बेटा दशरथ का बेटा संप्रीति और संप्रीति का बेटा बृहद्रथ, इनकी बात कर चुके हैं। और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है ब्राह्मण वंश की नींव डाली थी। अब मौर्य काल की कुछ अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय, प्रशासन, इन सब की बातें करना है। तो आज बात करने वाले हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। तो समाज में पैसा ज्यादा हो तो समाज स्वच्छंद होगा, है ना। किसी भी समाज में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो सामाजिक बंधनों को नहीं मानता, है ना। कहा भी गया है कि जैसा अर्थ मतलब पैसा, जैसा अर्थ वैसा समाज। जैसा पैसा होगा उसी तरीके का समाज होगा। ज्यादा पैसे वाले होंगे तो स्वच्छंद होंगे, वो किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जैसे फिल्मी सोसाइटी है, तो फिल्मी सोसाइटी में पता चला 15-15 साल बाद तलाक हो रहे हैं, 20-20 साल बाद तलाक हो रहे हैं, एक साल में 3-3 शादियां हो रही हैं, कई पत्नियों को छोड़ के नई पत्नियां, और लिव इन रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो बहुत स्वच्छंदता रहती है, क्योंकि पैसे आर्थिक रूप से वो बहुत स्वच्छंद रहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली फ्री रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है इनफैक्ट। तो जैसा समाज, जैसा अर्थ वैसा समाज। मौर्य काल में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। मौर्य काल में, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है? वार्ता। और कौटिल्य ने शूद्रों को भी वार्ता का अधिकार दिया है। न सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बल्कि शूद्रों को भी वार्ता करने का अधिकार दिया है। वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और व्यापार, तीनों करने का अधिकार शूद्रों को भी दिया है कौटिल्य ने। अर्थात मौर्यों की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? तो वार्ता पे टिकी हुई है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मौर्यों की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और व्यापार पर टिकी हुई है। कौटिल्य ने धान को उत्कृष्ट माना है और गन्ने को निकृष्ट माना है। क्यों? क्योंकि धान को खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो धान से पैसा भी आएगा और पेट भी भरेगा। जबकि गन्ना जो है वो सिर्फ बिकेगा, पेट तो नहीं भरता इतना, गन्ने का रस पी सकते हैं लेकिन पेट नहीं भरता गन्ने से, तो गन्ने को सिर्फ बेच सकते हैं। तो धान को उत्कृष्ट और गन्ने को निकृष्ट माना है, ठीक है। मेगास्थनीज ने कहा है कि बरसात वर्ष में 2 बार होती है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि बरसात जो है वो वर्ष में 2 बार होती है। राज्य सिंचाई का प्रबंध करता है, जिसे सेतुबंध कहते थे। राज्य जो होता था वो सिंचाई का प्रबंध करता था, जिसे सेतुबंध कहते थे। राज्य की भू व्यवस्था का भार सीताध्यक्ष पर था। 2016 की पीएससी मेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन है सीताध्यक्ष, ठीक है। तो राज्य की 2016 की एमपीपीएससी का 3 नंबर का सीताध्यक्ष। राज्य की भू व्यवस्था का भार जो था वो सीताध्यक्ष पर था, और सीताध्यक्ष की आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। तो सीता क्या है? बेसिकली आय है ना। तो राज्य की भू व्यवस्था का भार सीताध्यक्ष पर था, इसकी आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। अर्थात सीता भूमि से प्राप्त आय सीता होती थी। सबसे पहले तो सीता शब्द समझ लीजिए कि जनक जी की बेटी जो है सीता, अर्थात राम की जो पत्नी है सीता, वो पृथ्वी से निकली हुई मानी जाती है। जब उन्होंने कुदाल चलाया तो कुदाल चलाने पे सीता जी बाहर आई, तो कुदाल की जो धार होती है, कुदाली की जो धार होती है, उसको भी सीता बोलते हैं। तो सीता का संबंध कहीं ना कहीं कुदाली की धार और जमीन, खेती की जमीन से रिलेटेड है, सीता शब्द का संबंध, ये बेसिक वहां से आते हैं। तो राज्य की भू व्यवस्था का भार सीता अध्यक्ष पर था, और सीता अध्यक्ष की आय को सीता कहा जाता। तो सीता क्या है? आय है। किससे प्राप्त आय है? सीता भूमि से प्राप्त आय है। सीता भूमि क्या है? खेती की योग्य भूमि, उत्पादन की योग्य भूमि को क्या बोलते थे? सीता भूमि। और सीता भूमि से प्राप्त आय है सीता, और उसकी देखरेख कौन करता है? सीता अध्यक्ष। आई होप क्लियर है। राज्य हर प्रकार की व्यवस्था तो करता था, परंतु उसके बदले अतिरिक्त कर लगाता था। राज्य जो है अपनी पब्लिक के लिए हर चीज की व्यवस्था करता था। आज आप किसी बड़े होटल में जाइए, बड़े होटल से शादी वगैरह कीजिए, तो हर चीज की व्यवस्था करेंगे, वो आपके हाथ पे देंगे, लेकिन हर चीज का बढ़िया चार्ज लगाएंगे। यही चीज थी मौर्य काल में।
राज्य हर प्रकार की व्यवस्था तो करता था परंतु उसके बदले अतिरिक्त कर लगाता था। सिंचाई कर, जिसको अपन ने सेतुबंध बोला था अभी अभी, और सिंचाई कर बोला गया है कहीं पे पीछे शर्ब। सल्तनत काल में सिंचाई कर जो शर्ब वो किसने लगाया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है मैंने मध्यकाल, लेकिन सल्तनत काल में सिंचाई कर या शर्ब किसने लगाया था। सिंचाई कर यहां पे 1/5 से 1/3 था। 1/5 मतलब 20%, 1/3 मतलब 33%। तो 20 से लेकर 33% तक था सिंचाई कर। मूल कर जो था वो 1/6 से 1/4 था, मतलब 16% से लेकर 25% तक था मूल कर। अन्य सुविधाओं का शुल्क भी था 1/5 से 1/3 तक, मतलब 20% से लेकर 33% तक। तो कहीं ना कहीं ये 20, इसको 30% मान लें थोड़ी देर के लिए, इसको 20% मान लें तो 30 और 20 50, और इसको लगभग 30% मान लें तो 50 और 30 80। अर्थात कुल मिलाकर औसत उत्पादन का लगभग 70 से 80% भाग कर चुकाने में ही चला जाता था। यदि इसको 20% माने, इसको 30% माने, इसको 20% माने और इसको 30% माने लगभग, तो 80 70 80 होता है। तो कुल मिलाकर जो औसत उत्पादन होता था किसानों का, उसका 70 से 80% भाग कर चुकाने में ही चला जाता था, है ना। मतलब मुगल और सल्तनत काल के शासक तो यूं ही बदनाम थे कि बहुत कर लेते हैं, बहुत कर लेते हैं। मौर्य भी तो बहुत कर ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। हालांकि उसके बदले वो व्यवस्थाएं दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार मौर्य काल, इसी तरीके की कर व्यवस्था विदेशों में भी है। जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह में जो भारतीय रहते हैं वो बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बताते हैं कि वहाँ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स में कटता है, लेकिन हर चीज़ की सुविधा है, शिक्षा की है और आपकी चिकित्सा की सुविधा है, फिर सुविधाएं सारी है, लेकिन बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ है मौर्य में, ठीक है। तो मुगल सल्तनत तो यूं ही बदनाम थे, मुगल काल और सल्तनत काल के राजा। इस प्रकार मौर्य काल की कर व्यवस्था अत्यंत जटिल थी। तो अगर मेंस में प्रश्न आता है समझाइए कि मुगल काल की अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल थी, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। मुगल काल नहीं, मौर्य काल की कर व्यवस्था अत्यंत जटिल थी, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि के अतिरिक्त वन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कृषि के अतिरिक्त वन क्षेत्र भी था और वन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हस्तिवन, हस्तिवन जहां हाथी रहते थे, और दूसरा है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इंग्लिश में बोले तो मैटर। द्रव नहीं है, द्रव्य है। द्रव का मतलब तो लिक्विड होता है और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो द्रव्य वन मतलब वन के खनिज क्षेत्र, जहां से वन के पदार्थ मिलते हैं। वन से बहुत सारे पदार्थ, खनिज, मुख्य खनिज, गौण खनिज, ये सब मिलते हैं, है ना। मुख्य उपज मिलती है, गौण उपज मिलती है वन से, तो वो द्रव्य वन कहलाते हैं। तो हस्ती वन और द्रव्य वन 2 प्रकार के वन हैं। द्रव्य वन से मिलने वाली धातुएं पण्याध्यक्ष के नेतृत्व में बाजार में बेची जाती थी, ठीक है। द्रव्य वन से मिलने वाली धातुएं पण्याध्यक्ष के नेतृत्व में बाजार में बेची जाती थी। अब बात करते हैं उद्योगों की। तो उद्योग जो था, मुख्य उद्योग था सूत कातना एवं बुनना, अर्थात कपड़ा उद्योग। सूत कातना एवं बुनना प्रधान उद्योग था। सूती वस्त्रोद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे मौर्य काल में? तो काशी, बंग मतलब बंगाल, है ना, बंगाल का ऊपरी क्षेत्र जो है वो बंग, फिर पुंड्र, है ना, सॉरी, बंगाल का नीचे का क्षेत्र जो है वो बंग, पुंड्र, ऊपरी क्षेत्र बंगाल का पुंड्र, कलिंग और मालवा। ये सारे क्षेत्र थे सूत्री वस्त्र उद्योग के केंद्र। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा। बंग का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। बंगाल का जो मलमल था, वेलवेट था, वो विश्व प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने बताया कि चीन पट्ट रेशम चीन से आता था। चीन पट्ट रेशम कहां से आता था? चीन से आता था। ये किसने बताया दोस्तों? कौटिल्य ने बताया है, ठीक है। लेक्चर दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करिए। अच्छी चीजों को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, है ना। आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं तो लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह की लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। इंस्टा और टेलीग्राम को पन्ना कंपटीशन क्लासेस के नाम से है, ठीक है दोस्तों। व्यापार पर नियंत्रण रखने हेतु एक विभाग बनाया गया जिसे पण्याध्यक्ष देखता था। पण्या, है ना, पण्या बोलने में ऐसा नहीं लगता, बनिया। तो बनिया समाज जो होता है, बनिया समाज जो वैश्य समाज होता है, वो क्या देखता है? व्यापार देखता है ज्यादातर, ठीक है। तो पण्या मतलब बनिया, पण मतलब पैसा, ठीक है। तो पण्याध्यक्ष देखता था। श्रेष्ठी, निगम, सार्थ और सार्थवाह पहले देख चुके हैं। सार्थवाह मतलब व्यापारियों की श्रेणी, ये सब बात कर चुके हैं अपन शुरुआत में मौर्य काल में। नहीं देखा है तो पीछे के लेक्चर देखें। तो श्रेष्ठी व्यापारी को बोला गया है, सार्थवाह जो है वो व्यापारी के काफिले को बोला गया है, ठीक है।
है ना, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। फिर उत्तरापथ एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। उत्तरापथ जो आगे चल के सिल्क रूट कहलाएगा। चीन ने भूमध्य सागर की तरफ 3 रूट बना रखे थे भारत के ऊपर की तरफ से, ठीक है। एक इटली होकर जाता था, एक भूमध्य सागर होकर जाता था, और एक भारत के तरफ से अफगानिस्तान होते हुए भूमध्य सागर तक जाता था पूरा रास्ता। तो ये 3 सिल्क रूट थे बेसिकली। तो उत्तरापथ उसी को बोलते हैं, उत्तरापथ मार्ग। तो उत्तरापथ एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। और पश्चिमी बंदरगाह कौन कौन से थे? तो भड़ूच को ही बोला गया है भृगुकच्छा, या उसी को बोला गया बेरीगच्छा। भृगुकच्छा, बेरीगच्छा। तो बेरीगच्छा जो यूनान के लोगों ने बोला है, भड़ूच को गुजरात में है। तथा एक पश्चिमी बंदरगाह महाराष्ट्र में है, सोपारा। मैंने बताया था नाला सोपारा करके महाराष्ट्र में जगह है, सोपारा। तो सोपारा और भृगुकच्छ 2 पश्चिमी बंदरगाह थे, जबकि पूर्व की तरफ बंदरगाह जो था वो बंगाल में था, ताम्रलिप्त आया है दोस्तों, ताम्रलिप्त बंदरगाह, ठीक है ना। ताम्ररस एक कमल का पर्यायवाची भी है, मुझे याद आ गया हिंदी का, कमल का एक पर्यायवाची है ताम्ररस, ठीक है। तो पूर्व में बंगाल में ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मौर्य काल में बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा था और बहुत समृद्ध था। मौर्य काल में बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है बंगाल का, ये वाला मैंने मैप बनाया है, ये वाला क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था पुंड्र, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो बंगाल का कहलाता था वो कहलाता था बंग। आ चुका है शायद परीक्षा में, आई है इसमें कहीं पे ये प्रश्न। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल के बोलते थे ऊपर के पुंड्र, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को बोलते थे नीचे का बंग। मौर्य काल में मुख्य व्यापार जो था वो पश्चिमी एशिया से होता था, जिसमें मिस्र शामिल था, और बाकी के पश्चिमी एशिया, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह सारे शामिल थे। तो पश्चिमी एशिया से होता था, मिस्र से होता था, इधर पूर्व की तरफ चीन से होता था, नीचे की तरफ श्रीलंका से होता था। आयातित वस्तुएं जो थी मौर्य काल में वो थी मोती, चमड़ा, मदिरा और घोड़ा। ज्यादातर मदिरा और घोड़ा हर काल के लोगों ने बाहर से मंगवाया है, खासतौर पे अरब साइड से। घोड़े बहुत अच्छे होते हैं अफगानिस्तान और अरब तरफ के, और मदिरा चूंकि खजूर होता है तो मदिरा भी होती है। तो मोती, चमड़ा, मदिरा और घोड़ा ये आयातित वस्तुएं थी। निर्यातित वस्तुएं अपने यहां से जो जाती थी, हाथी बहुत थे अपने मगध में, कलिंगा में, तो हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी भी खूब होती थी। जंगल थे तो बहुमूल्य लकड़ी भी खूब थी, चंदन वंदन की लकड़ी थी। नील भी उगवाते थे अंग्रेज ने तो बहुत बाद में उगाया है। नील उस समय भी उगती थी। रंग, मोती, सीपी, कछुआ, हाथी दांत ये सब निर्यात करते थे हम, ठीक है। फिर मौर्य काल की मुद्राएं, इंपॉर्टेंट है मुद्राएं। मुद्रा क्या है? तो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण कहलाती थी। पण मतलब पैसा, मौर्य है ना, पण देखता था पण्याध्यक्ष। तो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण कहलाती थी। ये कितनी होती थी? तो 75%, मतलब 3/4 तोला होती थी। पूरी 1 तोला मतलब 10 ग्राम के लगभग होता था। तो 10 ग्राम ना होकर 7.5 ग्राम का लगभग एक पण होता था। 3/4 तोला कहलाती थी पण। तो राजकीय मुद्रा क्या थी? पण। आहत सिक्के है ना, पंच मार्क्ड कॉइन्स हम पहले पढ़ चुके हैं। आहत सिक्के जिसको काशार्पण भी बोला गया है। तो आहत सिक्कों में किस किस के निशान होते थे? सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, इन सब के निशान गर्म सिक्कों पे इनके निशान चिपका दिए जाते थे, तो वो उभर आते थे वो निशान, ठीक है। तो आहत सिक्कों में सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर आदि के निशान बने थे। यह मुद्रा अधिकारियों को वेतन देने के काम में आती थी। जो आहत सिक्के थे या पण थी, ये जो अधिकारियों को वेतन देने के काम आती थी। मौर्य काल में सिक्कों की 3 श्रेणियां फेमस थी, ठीक है। मैं आपको सल्तनत काल में बताऊंगा ताजी चाट, मुगल काल में बताऊंगा सोमू चारू तांदा। इसी तरीके से मौर्य काल का आज मैं कोडिंग भी देने वाला हूं, ये नई कोडिंग बनाई है, तो आप ध्यान रखिए। मौर्य काल में सिक्कों की 3 श्रेणियां थी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सोना, चांदी, तांबा। सोने के सिक्के को बोलते थे निष्क या सुवर्ण। सुवर्ण शब्द ही स्वर्ण बताता है, तो सुवर्ण, निष्क या सुवर्ण। चांदी के सिक्के को बोलते थे पर्ण, काशार्पण, धरण या शतमान। शतमान आ चुका है परीक्षा में। पर्ण, काशार्पण, धरण या शतमान। और तांबे के सिक्के को बोलते थे माशक या काकाणी। काकाणी जो होते थे वो तांबे के छोटे छोटे सिक्के थे, तो माशक या काकाणी। अब इसको एक छोटे से कोड में पिरो दिया है दोस्तों। सोनी चांदी पकाधश तुम खा। सोनी जी होते हैं ना, सोने का जो काम करते हैं वो सोनी जी। तो सोनी चांदी को पकाधश, पका के धसा दिया तुमने। तुम का मतलब तुमने। सोनी चांदी पकाधश तुम का, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है लेकिन इफेक्टिव रहते हैं ये। तो सोनी चांदी पकाधश तुम का,
है ना। और आगे अगर मौर्य वंश याद रखना है तो मोरे सोनी, मोरे सोनी चांदी पकाधश तुम खा। 10 बार बोलिए, 10 बार लिखिए, रट जाएगा बिल्कुल। तो सोनी मतलब सोने के सिक्के को बोलते थे निश्क, चांदी के सिक्के को बोलते थे पण, काशार्पण, धरण और शतमान। चांदी के सिक्कों के 4 नाम हैं, पण, काशार्पण, धरण और शतमान। पकाधश और तांबे, तू मतलब तांबे का सिक्का को बोलते थे माशक और आपका काकणी, माशक और काकणी, है ना। तो मोरे सोनी, मोरे मतलब मौर्य वंश की मुद्राएं हैं। तो मोरे सोनी चांदी पकाधश तुमका, मोरे सोनी चांदी पकाधश तुमका, है ना। सोनी सोने के सिक्के को निष्क, चांदी के सिक्के को पण, काशार्पण, धरण और शतमान, और तांबे के सिक्के को माशक या काकणी। परीक्षा में निश्चित तौर पे यहां से आता है। तो इस तरीके से मौर्य काल की अर्थव्यवस्था यहां पे समाप्त होती है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे मौर्य काल का प्रशासन, जिसमें तीर्थ और अध्यक्ष की बात करेंगे। कितने तीर्थ होते थे, कितने अध्यक्ष होते थे, नगर प्रशासन की समितियां, सैन्य प्रशासन की समितियां, जहां पे निश्चित तौर पे प्रश्न आता है जहां से दोस्तों। ठीक है, तो लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बार बार कहना मेरा काम है। और आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।